Today we are going to discuss about the some important questions related to the some basic concepts of macroeconomics. The question first is study of general price level is a subject matter of. The right answer is macroeconomics. जो कीमतें होती है, मान लीजिएगा वो इनिशियल प्राइस है या मार्केट प्राइस है, उनका स्टडी तो हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन जो जनरल प्राइस होता है, जो पूरी इकोनॉमी का प्राइस होता है, उसका स्टडी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इकोनॉमिक एजेंट इंक्लूड, राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। गवर्नमेंट हैं, कंज्यूमर है या जो उत्पादक हैं, उनको हम इकोनॉमिक एजेंट बोलते हैं, क्योंकि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है इकोनॉमी के अंदर, उसके अंदर इन सब का कंट्रीब्यूशन होता है। क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स डिपेंड ऑन द, राइट आंसर इज एंड यूज ऑफ गुड्स। देखिए, जो गुड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, कैपिटल गुड्स, कंजप्शन गुड्स, फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, वो हम उस वस्तु को अंत में यूज किस प्रकार से कर रहे हैं। यदि हम उसको एज रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तो वही पर्टिकुलर गुड्स आपका इंटरमीडिएट कहलाता है। यदि हम उसको उससे अपनी आवश्यकताओं को फुलफिल करते हैं तो वही वस्तु आपका अंतिम वस्तु कहलाएगा। तो एक वस्तु पर्टिकुलर जो है वो आपके लिए कंजप्शन गुड्स भी हो सकती है, कैपिटल गुड्स भी हो सकती है, इंटरमीडिएट गुड्स भी हो सकती है और फाइनल गुड्स भी होती है। वो डिपेंड करता है एंड यूज ऑफ गुड्स पे भी, वो कौन सी गुड है। फाइनल गुड्स आर यूज बाय द, राइट आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। जो कंज्यूमर हैं, जो गवर्नमेंट है, जो उत्पादक हैं, ये सभी फाइनल गुड्स का यूज करते हैं। इफ ए कार इज परचेज्ड बाय ए टैक्सी ऑपरेटर इट विल बी रिगार्डेड एज, राइट आंसर इज ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी। इसमें क्या है, कोई टैक्सी ऑपरेटर यदि वो टैक्सी परचेज करता है तो उसको वो इंटरमीडिएट गुड्स के रूप में या फाइनल गुड्स के रूप में या कैपिटल गुड्स के रूप में किस प्रकार से यूज़ करता है। तो नंबर एक देखिएगा, जो टैक्सी ऑपरेटर है वो जब लेके आएगा टैक्सी तो उसको वो रेंट पर्पज़ से यूज़ करेगा, लोगों को रेंट के लिए देगा, तो उससे अर्निंग होगी, तो वहाँ पे उसकी क्या है, वो कैपिटल गुड है। और टैक्सी कोई रॉ मटेरियल नहीं है, ये अपने आप में रेडी है यूज़ करने के लिए, तो ये फाइनल गुड्स भी है। तो ये दोनों ऑप्शन इसमें सही है, ए और सी। इंक्रीज इन द स्टॉक ऑफ कैपिटल इज नोन एज, देखिएगा, जो कैपिटल होती है वो इकोनॉमिकली एसेट होती है, जैसे मशीन्स, टूल्स, इक्विपमेंट्स, लैंड, बिल्डिंग एट्सेट्रा। जब हम इनके स्टॉक में इंक्रीजिंग करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्शन सी कैपिटल फॉर्मेशन, वो कैपिटल फॉर्मेशन होता है। इनकम ऑफ द फैमिली इज द एग्जाम्पल ऑफ विच वेरिएबल, राइट आंसर इज ऑप्शन बी फ्लो। बिकॉज हमारी फैमिली की जो इनकम होती है उसके अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी हमारी फैमिली की इनकम बढ़ जाती है, कभी हमारी फैमिली की इनकम कम हो जाती है, और इसका मेजरमेंट भी हम पीरियड ऑफ टाइम में करते हैं। तो ये एक फ्लो कॉन्सेप्ट है, स्टॉक नहीं है। नेशनल इनकम इज ऑफन एस्टिमेटेड एट, चार ऑप्शन दिए गए हैं, ये सभी नेशनल इनकम के पार्ट हैं। इनमें से एक ऑप्शन है जो बिल्कुल नेशनल इनकम के बराबर होता है, तो वो इसमें राइट आंसर आएगा ऑप्शन डी NNP एट FC, मीन्स नेट नेशनल प्रोडक्ट एट FC। ये जो होता है ये नेशनल इनकम के बराबर होता है। मार्केट प्राइस ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन produced within the domestic territory of a country during an accounting year is called, right answer is option A GDP at market price, means किसी अर्थव्यवस्था की जो घरेलू सीमा है उसके अंदर, एक देश के अंदर जितनी भी अंतिम वस्तुएं और सेवाएं उत्पादन होती है उसका जो मार्केट कीमत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, GDP एट मार्केट प्राइस।
नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस आर एस्टिमेटेड एज। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। जब हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज घटा देते हैं तो क्या निकल के आता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसको हम एब्रीविएशन में निट भी बोलते हैं, NIT, नीट। विच वन लीड्स टू फैक्टर कॉस्ट। मीन्स जो फैक्टर कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करने का क्या फार्मूला है, देखिए। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। जो हमारा मार्केट प्राइस है उसमें से जब हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं तो हमारी वो फैक्टर कॉस्ट निकल आती है। विच वन इंक्लूड्स डेप्रिसिएशन। ये जो चार आपकी 3 टर्म दी गई है, इनमें से किस टर्म में डेप्रिसिएशन इंक्लूड्स मीन्स शामिल होता है। तो आपको पता होना चाहिए जो जी होता है ग्रोस, उसके अंदर हमेशा डेप्रिसिएशन इंक्लूड होता है, और जो नेट होता है उसके अंदर डेप्रिसिएशन माइनस होता है। तो इसके अंदर ए ऑप्शन सही आएगा, GNP एट मार्केट प्राइस। GNP की फुल फॉर्म है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, इसके अंदर डेप्रिसिएशन शामिल होगा। नेशनल इनकम इंक्लूड्स, इनमें से नेशनल इनकम क्या है, राष्ट्रीय आय क्या है। राइट आंसर इज डी, नन ऑफ दिस। ये जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ये इनमें से कोई भी ऑप्शन नेशनल इनकम में शामिल नहीं होता। फर्स्ट ऑप्शन है ओल्ड एज पेंशन, जो बूढ़े लोग होते हैं उनको सरकार द्वारा जो पेंशन मिलती है, बिकॉज यहाँ जो ओल्ड एज पर्सन है वो कोई काम नहीं करते, उनको वैसे ही आर्थिक सहायता के लिए, मदद के लिए गवर्नमेंट ओल्ड एज पेंशन देती है। मीन्स ये एक ट्रांसफर इनकम है, और आपको पता है ट्रांसफर इनकम इज नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। वी ओनली इंक्लूड द फैक्टर इनकम टू एस्टिमेट द नेशनल इनकम। दूसरा है बी, मनी सेंट बाई एन NRI टू हिज फैमिली इन इंडिया। कोई NRI है, कोई विदेश में काम करता है, वो अपने जो और मेंबर हैं घर के उनको भारत के अंदर कुछ रुपया पैसा भेजता है, तो वो भी एक ट्रांसफर इनकम है, क्योंकि ये घर वाले काम नहीं करते, उनको वहाँ से पैसा मिल रहा है ट्रांसफर के रूप में। और सी है ट्रांसफर पेमेंट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, और जो विश्व है शेष हमारा, वहाँ से जो भी ट्रांसफर पेमेंट्स मिलती है वो। तो मीन्स आपको ये ध्यान रखना, जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स हैं, जैसे स्कॉलरशिप है, ओल्ड एज पेंशन है, स्टाइपेंड है, तो इस प्रकार की जो सहायता होती है उसको हम नेशनल इनकम में शामिल नहीं करते हैं। फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम इज, इसमें से कोई विक्टिम है उसको किस प्रकार से हम आर्थिक मदद दे सकते हैं। राइट आंसर इज ए, ट्रांसफर पेमेंट्स। जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल हेल्प टू ए विक्टिम। नेशनल इनकम रेफर्स टू। राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। देखिएगा ए इसमें ऑप्शन दिया गया है, फैक्टर इनकम्स ओनली। जैसे जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको रेंट, वेज, इंटरेस्ट और प्रॉफिट के रूप में जो इनकम मिलती है उसको नेशनल इनकम कहते हैं। दूसरा, इनकम ऑफ ओनली नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, जो हमारे देश के नॉर्मल निवासी हैं उनके द्वारा जो भी इनकम जनरेट की जाती है उसको भी हम नेशनल इनकम में शामिल करते हैं। तीसरा है द सम टोटल ऑफ डोमेस्टिक इनकम एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। जब हम डोमेस्टिक इनकम में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को जोड़ देते हैं तब भी हमारी नेशनल इनकम बन जाती है। तो ऊपर वाले तीनों ही ऑप्शन सही हैं, इनको हम नेशनल इनकम के अंदर शामिल करते हैं। द डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एंड डोमेस्टिक इनकम इज दैट, राष्ट्रीय आय और जो घरेलू आय है उसमें मेन डिफरेंस किस बेस पे होता है। राइट आंसर इज बी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। इसको हम एब्रीवेशन में NFIA बोलते हैं। विदेशों से जो शुद्ध साधन आए हैं उसको जब हम GDP के अंदर जो हमारी डोमेस्टिक इनकम है उसमें जोड़ देंगे तो हमारी वो नेशनल इनकम बन जाएगी। दूसरी तरफ जब हम नेशनल इनकम में से नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड को माइनस कर देंगे तो हमारा डोमेस्टिक इनकम बचेगा। द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्सटर्नलिटीज इज, एक्सटर्नलिटीज मीन्स क्या होती है, जब हम कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके 2 प्रकार के इम्पैक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी पे, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो इसमें राइट आंसर भी वही रहेगा, सी, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जैसे आपके एरिया में कोई इंडस्ट्री लगी है तो उसका
हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट भी पड़ेगा और पॉजिटिव भी। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे एरिया में कोई इंडस्ट्री लगती है तो हमारे लोगों को वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोज़गार मिलता है, तो वो तो इसका क्या है कि पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन जो उस इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं है उससे हमारे लोगों की स्वास्थ्य में समस्याएं उत्पन्न हो जाती है, सांस की बीमारी है, दमा वगैरह हो जाता है। तो ये एक उसकी नेगेटिव एक्सटेंटेज है। रियल नेशनल इनकम मीन्स राइट आंसर इज सी, नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस। इसको हम रियल इनकम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉर्मल रेजिडेंस ऑफ इंडिया। नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ इंडिया, इसका क्या मतलब है, क्या मीनिंग है? राइट आंसर इज डी, एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जो वर्ल्ड के अन्य कंट्री है वहाँ पे जो इंडियन एम्बेसी है उसके अंदर जो हमारे एम्बेसडर हैं वो इंडिया के ही नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कहलाएंगे। बेसिस ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट प्राइस एंड फैक्टर प्राइस। मार्केट प्राइस और जो फैक्टर प्राइस है उनके बीच में मेन डिफरेंस किस बेस पे होता है? तो राइट ऑप्शन इज डी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नीट। आपको पहले भी मैंने बताया था, जब हम मार्केट प्राइस में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे तो फैक्टर कॉस्ट निकल आएगा, या जब हम फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ देंगे तो आपका मार्केट प्राइस कैलकुलेट हो जाएगा।